हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्यू वैल्यूज तक पढ़ा था ना, क्यू वैल्यूज पढ़ ली थी। रेडियो एक्टिविटी डीके करना है, फिजन फ्यूजन देखना है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। संदीप फॉर्म भर दो भाई। संदीप तुम ही बचे हो इस बैच से, बाकी सबने भर दिया। कल हमने क्यू वैल्यूज पढ़ा था। देखो, एक हमने पढ़ी थी प्लस क्यू। प्लस क्यू वैल्यूज में क्या हुआ था? प्लस क्यू वैल्यूज में क्या हुआ था? मास डिक्रीज हम्म प्रोडक्ट प्रोडक्ट में मास डिक्रीज मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, किसका मास ज्यादा था? मैम रिएक्टेंट का, लेफ्ट हैंड साइड का। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? यस मैम। और दिस डेल्टा एम will released in form of energy, है ना? एनर्जी रिलीज हुई थी ना। और these reactions are exothermic। एक्सोथर्मिक। और क्या पढ़ा था इसमें? ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगी। अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा, यहाँ पर जो तुमने ये पढ़ा है कि एनर्जी रिलीज होती है, प्लस क्यू वैल्यूज में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी जो रिलीज होगी बेटा, वो किस फॉर्म में होगी? साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, किसी ना किसी फॉर्म में तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना? तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है, ये किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द, तो यहाँ लिख सकते हो द लॉस्ट मास is converted to the kinetic energy of reactant, है ना? तो ये इसका मतलब जो ये डेल, जो आपके पास यहाँ से जो मास, जो आप लिखते हो कि मास डिफिशिएट हुआ है, और वो मास किस फॉर्म में रिलीज हो गया? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहां पर जो एनर्जी का रिलीज होता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। किसकी काइनेटिक एनर्जी? जो आपके रिएक्टेंट्स बनेंगे, है ना? तो मान लो आपके कोई भी रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, अल्फा बन रहा है या फिर कोई और डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, तो वहां से क्या निकाल सकते हो आप? उस क्यू वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं रिएक्टेंट की, राइट? तो पांचवा क्या होगा? इसका मतलब क्यू वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इतना क्लियर है? हाँ, प्लस वाले में कल पढ़ा था ना, डेल्टा क्यू निकाला था, क्यू वैल्यू। अब वो क्यू वैल्यू जो आपने बोला था कि मैम एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज हुई है तो कुछ फॉर्म तो होगी उस एनर्जी की, हीट में हुई है, तो वो किस में होगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? किसकी? जो रिएक्टेंट बनेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होंगे उनके पास देयर शुड बी सम वेलोसिटी, है ना? उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। बढ़िया।
फिर एक आया था नेगेटिव क्यू वैल्यू। नेगेटिव क्यू वैल्यू में क्या पढ़ा था? नेगेटिव क्यू वैल्यू में क्या पढ़ा था? मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना? यस। और क्या पढ़ा था? रिएक्शन, Endothermic. रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और क्या पढ़ा था? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, है ना, is required to conduct the reaction, right? उस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से अगर इंसिडेंट पार्टिकल आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना? और क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल किस में बटेगी? किस में जाती है इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी? क्यू वैल्यू में और मास मोमेंटम कंजर्वेशन में, है ना? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या करती है? क्यू वैल्यू प्लस तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी ना, ये चीजें हमने कल अपनी क्लास में कवर करी थी, करेक्ट? हाँ या ना? Yes. यस मैम। फिर हमने यहाँ पे अपना कल स्टार्ट करा था रेडियो एक्टिविटी, तो वही रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ा था क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड emit अल्फा पार्टिकल, है ना? डिसइंटीग्रेट होगा और अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, यही पढ़ा था। बोलो। अगर मेरे पास यूरेनियम है जिसका 92 एटॉमिक नंबर 238 उसका मास है, तो यहाँ से मान लो मेरे पास थोरियम बनता है 90 और 234 का, प्लस यहाँ से मेरे पास क्या निकला? हीलियम निकला। यही तरीके का होता है अल्फा पार्टिकल, यही डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो देखो ये डिसइंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, है ना? जैसे अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब यूरेनियम का एटम, ये ऐसा यूरेनियम का पार्टिकल है जो अपने आप में काफी अनस्टेबल है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर देगा। अल्फा पार्टिकल इमिशन करते ही वो हो सकता है कि एक ऐसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए जो पुराने वाले से तो किसी स्टेबल फॉर्म में हो, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल में ऐसा होगा कि मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, देखो ध्यान से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेरेंट न्यूक्लियाई। मान लो मेरे पास कोई डॉटर न्यूक्लियाई बनता है वाई, प्लस मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, प्लस एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ क्यू निकाल देंगे। मतलब अल्फा पार्टिकल, ये कौन सी रिएक्शन है? प्लस क्यू निकल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक प्लस क्यू, है ना? अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शंस अपने आप हो गई। अब एक बात बताओ, क्यू क्या है बेटा? क्यू क्या था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? क्यू किस में बटी थी? वो काइनेट, जो आपका जो क्यू निकला है वो क्यू किस में, किस फॉर्म में निकला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ या ना? बोलो। Yes, ma'am. अब देखो, ये ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप से हुई, मतलब कि जो तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई होगा इसके पास इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। इस पेरेंट न्यूक्लियस के पास यानी यूरेनियम के पास इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है,
अगर इस पेरेंट न्यूक्लियस के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो देखो, अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करती हूँ तो देखो यहां ध्यान से, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो क्या होना चाहिए, एक्स मान लो मास ऑफ, किसका मास है ये, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, नहीं है, तो इनिशियली मोमेंटम किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर, करेक्ट, इक्वल्स टू, अब अगर मैं बात करती हूँ डॉटर न्यूक्लियाई की तो क्या लिखोगे, मास ऑफ वाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी है तो मतलब वाई के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, प्लस अल्फा, अल्फा के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि जो क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियस में और अल्फा पार्टिकल में, तो अल्फा का लिखोगे मास ऑफ अल्फा और ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर ये मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकती हूँ कि एम वाई वी वाई किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ एम अल्फा वी, ये भी वी अल्फा लिखो, वी अल्फा, करेक्ट। दैट मीन्स कि मेरा जो मोमेंटम होगा किसका, डॉटर न्यूक्लियस का, वो किसके बराबर होगा बेटा, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ या ना, बोलो ये समझ में आया, देखो एक बार, यहां तक ये क्लियर हुआ। यस हमने सिर्फ न्यूक्लियस लिखा, मतलब रिएक्शन लिखी है हमने, पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हुआ है डॉटर प्लस अल्फा में और देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी हमें दिखेगी, ये कहाँ रिलीज हुई है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एनर्जी जो रिलीज होगी ये काइनेटिक एनर्जी में दिखेगी तुम्हें अपने रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट्स है, तो इन दोनों के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो ऐसे बटेगी कि दोनों के जो मोमेंटम है वो हमारे कैसे होने चाहिए, दोनों के मोमेंटम बराबर होने चाहिए, यानी पी डॉटर किसके बराबर होना चाहिए, पी अल्फा के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो मैं इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे लिखती हूँ, Q इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y कैसे लिखोगे, P स्केयर Y अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी P स्केयर अपॉन 2m Y यस प्लस P स्केयर अल्फा अपॉन 2m अल्फा। यहां तक क्लियर है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो इनके बराबर ही है, पी स्केयर वाई पी स्केयर अल्फा ये सेम ही है, मैं इसको किसी एक टर्म के बराबर मान लेती हूँ पी के, क्योंकि इनका मॉड तो सेम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे Q इक्वल्स टू पी स्केयर अपॉन 2m प्लस पी स्केयर अपॉन 2m अल्फा और ये अपना डॉटर न्यूक्लियाई वाई। इसको रिजोल्व करो, यहां से देखो Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q इक्वल्स टू क्या कॉमन ले लें, 2m बाई m अल्फा, ऊपर क्या बचेगा, पी स्केयर बाहर ले लो, m अल्फा प्लस m वाई, यही बचेगा। Q को इधर ले जाओ, यस मैम, तो पी स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, पी स्केयर शुड बी इक्वल्स टू 2q m वाई m अल्फा अपॉन m अल्फा प्लस m वाई, ठीक है, ये तुम्हारा मोमेंटम आएगा। ओके, क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये बताओ कि जो Q वैल्यू निकली है उसमें से कितनी एनर्जी तो डॉटर न्यूक्लियाई को मिली है, कितनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके गया है। अब एक बार मुझे ध्यान से बताना, मेरे को मोमेंटम कंजर्व करना है, तो अब देखो यूरेनियम, थोरियम और हीलियम, ये तीन चीजें हैं, यूरेनियम बटा है थोरियम में और हीलियम में। जरा ध्यान से मुझे ये बताओ, अगर थोरियम के पास ज्यादा मास है तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए, देखो यहां से ये तुमने निकाला है ना यहां से, तो वेलोसिटी ऑफ गामा वेलोसिटी ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियाई किसके बराबर आना चाहिए, m अल्फा v अल्फा अपॉन मास ऑफ गामा, मास ऑफ वाई है ना, मास ऑफ वाई इसके हिसाब से बटेगा। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा आएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम, उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होने वाली है। तो थोरियम के पास बहुत ज्यादा मास है,
अगर थोरियम के पास मास भी ज्यादा है और बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो गई, तो क्या हीलियम और थोरियम का मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? सोचो। इनवर्सली। इनवर्सली होनी चाहिए, क्योंकि थोरियम का मास ज्यादा है, थोरियम का मास ज्यादा है, तो दैट मीन्स उसके हिस्से में जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। हीलियम के पास मास नहीं है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हीलियम के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्या दोनों एक दूसरे को मोमेंटम को बैलेंस कर लेंगे? कर लेंगे बैलेंस। तो यानी अब की बार जो तुम्हारी Q बटेगी, ये Q वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, शायद कल किसी ने पूछा भी था, तो Q जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अभी आपने बोला कि मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी, तो देखो किस, अब मास में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऊपर किसका मास लेंगे? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन टोटल मास, डॉटर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कौन सी है मेरी? Q वैल्यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई यानी Y, ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ, अब किसका मास लिखे ऊपर? अल्फा का, ठीक है, अपॉन में टोटल मास My प्लस M अल्फा मल्टीप्लाई बाय Q वैल्यू। बताओ ये क्लियर आया? ये समझ में आया फॉर्मूला? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक और देखो, और क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और हम क्या लिख सकते हैं? My। अब देखो My यानी तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियाई का मास, डॉटर न्यूक्लियाई यानी थोरियम, थोरियम का मास 234 है, 234। तो मैं इस 234 को क्या लिख सकती हूँ? देखो अगर मेरा ये x है तो ये z होगा और ये ऊपर a होगा, है ना। तो y क्या बनेगा? z माइनस 2 और ऊपर क्या बनेगा? a माइनस 4, अल्फा 2 और 4, है ना। तो यानी y का मास नंबर क्या बनेगा बेटा? y का मास नंबर क्या लिख सकती हूं मैं? a माइनस 4, करेक्ट, मल्टीप्लाई q अपॉन, नीचे क्या लिख सकते हैं? देखो अब y प्लस अल्फा दोनों का मास नंबर हो गया, तो ये किसका टोटल हो जाएगा? y प्लस अल्फा। देखो खुद बताओ, y प्लस अल्फा, इनके मास नंबर ऐड करो, y और अल्फा के, किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ गया, y और अल्फा का मास नंबर। तो यहां मैं अपॉन में क्या लिख दूं? a लिख दूं। तो ये फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टार मार्क करना है उतना कर लो, ठीक है। हाँ बोलो। हमें Q इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2m बाय जो ग्रीन वाला चाहिए, ये कैसा वाला आता है दोबारा? मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम है, ये मोमेंटम आएगा फाइनली। टोटल मोमेंटम कितना है? ये फाइनली टोटल मोमेंटम आ गया तुम्हारे पास, है ना। क्या मोमेंटम होगा? तो ये मोमेंटम होगा किसी के भी पास। बाकी इसकी जरूरत नहीं है इस पी स्क्वायर की। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो काइनेटिक एनर्जी से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट मोमेंटम निकाल सकते हो ना, √2p p स्क्वायर बाय 2m, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मास से मल्टीप्लाई कर देना, क्या मिल जाएगा तुम्हें? मोमेंटम मिल जाएगा, और दोनों के मोमेंटम क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो तुम्हें मोमेंटम निकालना आए या ना आए, काइनेटिक एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला बेशक याद मत रखो, क्योंकि ये तो यहां से भी निकल जाएगा ना। देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, है ना। तो मोमेंटम का वो, मैम अल्फा का A-4 है मास। क्या कह रहे हो? अल्फा का मास जो है A-4 है। नहीं नहीं, अल्फा का तो 4 है ना, अल्फा का तो 4 है। मैम जो फॉर्मूला में यूज करा। अल्फा का ऊपर देखो ना, अल्फा में ऊपर किस में मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ऊपर वाई का ना, ठीक है मैम, तो वाई वाला ठीक है मास ठीक है है, ए मैं माइनस। पहले देख रहा हूँ। हाँ, वाई का लिया है ये वाला।
तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व करते हैं अल्फा वाले रिएक्शंस में। अल्फा हो, एक्सोथर्मिक हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी अगर, हाँ यस, बोलो बोलो, बोलो, ठीक है मत बोलो, एक क्वेश्चन करो। फाइंड Q value and kinetic energy of emitted alpha particle in अल्फा डीके। ठीक है, जिसमें तुम्हें रिएक्शन दी हुई है, ये रेडियम कन्वर्ट हो जाता है किसी Rn में, ये 88 है, ये 226 है, इधर मिल रहा है 86, 222 प्लस हीलियम प्लस Q, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, मास दिया हुआ है आर ए का 226.02540, आर एन का दिया हुआ है 222.01750, हीलियम का दिया हुआ है 4.00260 यू। चलो कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो अल्फा पार्टिकल की, और मतलब अल्फा की निकालो और आर एन की भी निकालो, दोनों की निकालो। करो, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, क्यू वैल्यू, कितनी एनर्जी आ रही है, बोल के बताना, मैंने आज क्लास ज्वाइन नहीं करी है। मैम 4.9। ठीक है, बढ़िया। अल्फा पार्टिकल की 4.8। हाँ वेरी गुड, अल्फा की कितनी आ रही है, 4.8। दूसरे की बताओ,
देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें डेल्टा एम, है ना, फर्स्ट स्टेप डेल्टा एम माइनस कर दोगे 226 में से ये सब कुछ, बेटा ये आपका कितना बनेगा 0.053, एक सेकेंड 0.053 यू, है ना। तो Q किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 0.0053 मल्टीप्लाई बाय 931.5 कितना आ जाएगा बेटा, ये 4.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया। Yes. ये Q की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्या फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा का, ए को क्या मान सकते हो, मैं तुम्हारा फॉर्मूला था काइनेटिक क्या Q, ऊपर क्या था A-4 अपॉन ए। ए को क्या लिख सकते हो, ए इज द व्हाट एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, ऐसे भी याद रख सकते हो अगर याद नहीं होता है, भूल जाते हो। तो ए किसका एटॉमिक नंबर है, पेरेंट न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ गई 4.94, पेरेंट न्यूक्लियाई कौन है यहाँ पे देखो, रेडियम विच इज 226, 226 में से 4 घटा दो तो 222 अपॉन 226, है ना। तो कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके 4.81 4.81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब खुद देखो तुम्हारे पास 4.81 नहीं आ रहा, 4.85 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब खुद देखो तुम्हारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई वो टोटल एनर्जी कितनी थी 4.94, है ना। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में 4.94, जिसमें से अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है 4.85। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn किसके बराबर हो जाएगा 4.94 में से क्या माइनस कर देंगे 4.85, राइट। तो कितना आया ये 0.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ इतनी छोटी अमाउंट की एनर्जी थोरियम को मिली है, क्यों, क्योंकि हमें मोमेंटम भी कंजर्व करना था, समझ गए। अगर मोमेंटम पूछा जाए तो अब तुम मोमेंटम किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है p² अपॉन 2m, है ना। तो मुझे मोमेंटम निकालना है तो क्या करोगे 2m काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा यहाँ भी अल्फा लिखना, मोमेंटम सेम ही आएगा अल्फा का भी और डॉटर न्यूक्लियाई का भी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसमें है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कन्वर्ट कर लेना चीजों को, मास को अगर मास एमयू में है तो काइनेटिक एनर्जी को भी उसमें रहने दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो मोमेंटम किस में निकल के आएगा, मोमेंटम वैसे पूछा नहीं है तो मोमेंटम नहीं पूछेगा, तो जिस अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो डिजिट्स को, काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में कर लेना, मास को एएमयू से केजी में कर लेना, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट तो करना आता ही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में करना आता है ना, मेगा से 10⁶, इलेक्ट्रॉन में 1.6 10⁻19, ऐसे करते ही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी जूल्स में, है ना, हाँ या ना, जूल्स में बदल गई ना काइनेटिक एनर्जी। मेगा को 10⁶ से कर दो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो ये जूल में आ जाएगी। सिमिलरली मास को भी कर सकते हैं हम एएमयू से चेंज इनटू केजी, हाँ या ना, ऐसे क्यों सुनोगे क्लास में, कन्वर्जन तो सीखा है ना। Yes. हाँ ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो क्लास में कराया जा रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफ हर किसी तरीके का एक सवाल हो रहा है, तो उससे ज्यादा तो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बस एक 2024 का पेपर सॉल्व कर लेना, काफी अच्छा था इस वाले के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं बचता।
फिर अपना आता है बीटा डीके। बीटा डीके दो तरीके के होते हैं, एक बीटा नेगेटिव, एक बीटा नेगेटिव और दूसरा बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा नेगेटिव में कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन। और बीटा पॉजिटिव में कौन बाहर आता है? ई पॉजिटिव, है ना? करेक्ट। अब देखो, अब क्या होगा अगर बीटा नेगेटिव हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके। कब होगा बीटा नेगेटिव डीके? अगर मेरे पास सपोज करो हमारा न्यूट्रॉन है 0 और 1, ऐसा ही होता है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन के पास तो एक चार्ज भी होता है और मास भी एक होगा। अब देखो, मुझे कोई एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसके पास मास तो 0 हो जाए, लेकिन चार्ज कंजर्व करने के लिए चार्ज कितना हो जाए? -1। तो ये पार्टिकल मेरे पास ऐसा कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन ही है। अब एनर्जी कंजर्व करने के लिए देखो, कई बार ऐसा देखा गया, जब हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ना, तो मैंने प्रोटॉन की एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली, तो एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। तो इसका मतलब कुछ और ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो अपनी जिसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी है। तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम फिर क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे? बताओ, न्यूट्रिनो या एंटी? बोलो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना? इलेक्ट्रॉन का अगर एक एंटी है तो दूसरा एंटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एंटी पार्टिकल एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कौन है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कल सब डिटेल में कराया था, बोलो। इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन, हाँ, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का उल्टा एंटी न्यूट्रिनो। तो दोनों एंटी पार्टिकल एक साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है? दोनों एंटी एंटी नहीं निकल सकते। अगर एक एंटी है तो दूसरा उसका नॉर्मल पार्टिकल होना चाहिए। अब मान लो बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है तो क्या होगा? बीटा पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं होता, लेकिन मास होगा 1। अब मुझे कोई ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका मास तो 0 हो, लेकिन भाई चार्ज +1 होना चाहिए। तो चार्ज अगर +1 होना चाहिए तो इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल निकल रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तभी हमारी एनर्जी कंजर्व हो पाएगी, तभी मूवमेंट, तभी चार्ज नंबर कंजर्व होगा। तो ये जो पार्टिकल निकला, इसको अब क्या बोल दिया? पॉजिट्रॉन, है ना? इसको हमने पॉजिट्रॉन बोला। अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है मतलब पॉजिट्रॉन खुद एक एंटी पार्टिकल है ना? पॉजिट्रॉन खुद एक एंटी है। तो एक एंटी निकल गया तो दूसरा एंटी नहीं निकाल सकते। अब यहाँ क्या निकालेंगे? सिर्फ न्यूट्रिनो, है ना? बोलो, समझ में आ गया? मैं एक बार ये रिपीट करना। क्या रिपीट करूं? दो जो ही एंटी बोला आपने। पार्टिकल्स साथ, देखो, दो एंटी पार्टिकल साथ में नहीं निकलेंगे, इस चीज का याद रखना। इसका मतलब पॉजिट्रॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन भी तो एंटी है ना? किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो अगर पॉजिट्रॉन खुद एंटी है तो इसके साथ एक और एंटी पार्टिकल नहीं निकलेगा, बस। ठीक है? यस। यस मैम। वेरी गुड। तो बीटा डीके में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स एनर्जी, एवरीथिंग शुड बी कंजर्व। तो सारी चीजें कंजर्व रहेंगी यहाँ पर, ठीक है? तो ये बीटा डीके, ये बीटा पॉजिटिव डीके। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा बाहर? यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है? कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? न्यूक्लियस के अंदर वाला। ये ऑर्बिटल शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना? द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट? बोलो, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट द ऑर्बिटल, इज नॉट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दिस E negative, E positive emit during neutron proton conversion,
ठीक है, ये कन्वर्जन के दौरान निकलेगा इनसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये याद रखना। इनसाइड फ्रॉम न्यूक्लियस, क्लियर? Yes. बस ये इसमें इतना ही है डीके वीके में। बाकी +-1 कल सीख लिया तो दोबारा कराने की जरूरत तो नहीं है। -1 +1 तो कराने की जरूरत नहीं है ना कि कब बढ़ेगा घटेगा, कल करा दिया तो। न्यूमेरिकल से कराने हैं आज तो। एक सेकंड में चार्जिंग लगा देती हूँ। ओके, मैंने करा क्या था, मैंने स्क्रीन नहीं हटाई थी, स्क्रीन नहीं हाइड करी थी। ले, No, ma'am. बच्चों को पता चल गया मैडम कंबल में बैठी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है AU 198 कन्वर्ट हुआ है मरकरी के एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, कितना है ये, इसका है, ये भी 198 में हुआ है, 198 है। ठीक है, प्लस बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रल। ठीक है, तो Hg रिप्रेजेंट अ मरकरी न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो Hg स्टार मतलब ये एक एक्साइटेड स्टेट में है, इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी मान ले, मान क्या ले, दी है एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी 1.088। ये पॉइंट है, पॉइंट भी ऐसा लगा है, 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी का तुम्हारा Hg का पार्टिकल रिलीज हुआ है ना। तो पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा नेगेटिव, है ना। बीटा पार्टिकल के पास कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी अगर AU का मास दिया हुआ है 197.968 U। ठीक है, और Hg का मास दिया हुआ है 197.966 6676 U। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताओ। बीटा नेगेटिव की एनर्जी निकालनी है काइनेटिक, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यानी जो Q वैल्यू होगी, सबसे पहले तो Q वैल्यू निकालोगे, है ना। तो Q वैल्यू बेटा आपकी बार किस किस में बटेगी बताओ, Q वैल्यू किस किस में बटेगी, बोलो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मरकरी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा नेगेटिव, है ना, दो जगह में बटेगी। अब एक बार बताओ, अगर तुम्हारे मरकरी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, दैट मीन्स वो ग्राउंड स्टेट में होता, है ना, वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए था। यस मैम। उसके पास एनर्जी है तभी वो कौन सी स्टेट में पहुंचा है, एक्साइटेड स्टेट में, तभी तो वो एक्साइटेड स्टेट में है।
तो इसका मतलब तुम्हें Hg के पास कितनी एनर्जी गई वो तो ऑलरेडी दे दी ना, वो तो ऑलरेडी दे दी, हाँ या ना। तो सबसे पहले मुझे Q वैल्यू निकालो कि Q वैल्यू कितनी है। सो फाइंड द Q वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले Q वैल्यू निकालो, फिर मुझे बताओ कितनी आ रही, जल्दी बताओ। क्या ये भी मैम 1.37। हाँ ठीक है 1.37। तो इसका मतलब कि 1.37 दो जगह जाएगी, मरकरी और मर्क्यूरी में और बीटा नेगेटिव में। तो मर्क्यूरी की तो ऑलरेडी दे दी, कितनी 1.088। तो तुम्हारी Q वैल्यू में से 1.088 को माइनस कर दो, जो बाकी की बचेगी वो किसको मिल जाएगी, बीटा नेगेटिव को। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छा बढ़िया हुआ, तो आ गया तो समझ में। अब तो तुम कर ही लोगे फिर ये वाले, ठीक है आया, सबका आंसर आ गया। अब देखो कई बार ऐसा होगा जो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकला है ये भी एनर्जी लेके निकलेंगे, ठीक है, ये भी एनर्जी लेके निकलेंगे कई बार, तो वो स्पेसिफिक मेंशन कर देगा। एक ऐसा क्वेश्चन देखती हूँ मैं, एक वेट करो। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा अल्फा डीके, फिर हमने बीटा डीके पढ़ लिया। बीटा डीके के बाद क्या आता है, गामा। एक के कैप्चर भी होता है ना, के कैप्चर। के कैप्चर क्या होगा, के कैप्चर। के कैप्चर में बेटा तुम्हारा जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस तुम्हारी के शेल का इलेक्ट्रॉन, भाई मेरे यहाँ पर क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा, सबसे पहली शेल को के शेल बोलते हैं, KMN ऐसा आता है ना, ये के शेल है। तो अगर यहाँ पर कोई के शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। अब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके फिर क्या बनाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन। तो ये वाली रिएक्शन किसकी होती है, ये होती है के कैप्चर की। के कैप्चर में तुम्हारा ऑर्बिटल यानी के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो ये के कैप्चर है, ये भी बीटा डीके में ही आता है, ठीक है। तो बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज के कैप्चर। ओके जरा मुझे अब बताओ, अगर अल्फा डीके कब होगा, अल्फा डीके कब होगा, जल्दी बोलो। मैम जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, अल्फा, अब देखो मैं यहाँ पे रीजन भी लिखवाती हूँ कि कौन सा कब होगा। अल्फा डीके सारे ही लिखवाऊंगी यहाँ पे, डीके इवेंट और रीजन, ठीक है। तो अल्फा डीके इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा जो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूसेस साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अल्फा डीके क्या करेगा, रिड्यूस द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसका डिके होने का रीजन क्या है, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस इज टू लार्ज। तो अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है तो क्या निकलेगा, अल्फा, ठीक है। बीटा डीके बताओ, बीटा डीके क्यों होगा,
बीटा डीके क्यों होना चाहता है? स्पेसिफिकली बीटा डीके की बात हो रही है। बीटा डीके का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्यों निकलेगा? किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्या ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कब निकलता है बताओ? बीटा डीके कब होगा? कौन कन्वर्ट हो रहा होगा? कौन किस में बदल रहा होगा? भाई बीटा डीके, मैम न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। हाँ ये देखो ना, ई नेगेटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। बीटा नेगेटिव, न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है? प्रोटॉन में, है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, लेकिन वो जैसे ही न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल जाता है वो स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे ना। तो बीटा नेगेटिव डीके का मतलब क्या है? रीजन क्या है इंस्टेबिलिटी का? न्यूक्लियस के पास क्या होगा? न्यूक्लियस हैव टू मैनी बोलो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टू मैनी न्यूट्रॉन्स, है ना, रिलेटिव टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं तो अनस्टेबल है, लेकिन जैसे ये एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्यों होगा? बीटा पॉजिटिव का भी लिख लोगे। बीटा डीके बीटा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो रहा होगा? न्यूक्लियस के पास क्या ज्यादा होंगे? न्यूक्लियस हैव टू मैनी प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स को जैसे ही किस में कन्वर्ट कर देगा वो? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। देखो ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव में क्या हुआ है? ई पॉजिटिव मतलब बीटा पॉजिटिव न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदल जाएगा तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके पास बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। इतना समझ में आया? लास्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बताओ वो कब होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर? हाँ इसमें भी सेम यही डाल सकते हो आप कि क्या होगा? बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे और प्रोटॉन को किस में बदल देंगे? न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो के कैप्चर भी कब होगा? के कैप्चर भी कब होगा? जब तुम्हारे पास क्या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हायर, है ना। तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। के कैप्चर का देखो, प्रोटॉन बट इसकी रिएक्शन ध्यान रखना, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना है, इमिट नहीं हुआ है। बीटा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव और के कैप्चर में कंफ्यूज मत होना। बीटा नेगेटिव और के कैप्चर में कंफ्यूज तो नहीं होगे? देखो रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होने का। समझ में आ रही है चीज? पलक, बीटा डीके क्या होता है? जल्दी बताओ। मैम उसमें न्यूक्लियस में ना बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं रिलेटेड टू प्रोटॉन। हम्म, क्वेश्चंस कराऊं? सिलेबस तो यही था, बस यही पढ़ना था हमने। एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ लिया, सारे इक्वेशंस देख लिए। एक थ्योरी का एक चीज और है, एक बार बताओ, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज हायर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो बीटा इमिशन, ये तो सब मैंने लिखवा दिया, लिखवा चुकी बेटा जी ये तो मैं। हाफ टाइम ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। रेडियो एक्टिविटी डेटिंग ये सिलेबस में नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑलरेडी डन कर ली है। फिजन फ्यूजन ये तो सब हो चुका है। फिजन तो समझ गए होंगे ना, फिजन और फ्यूजन में क्या फर्क है? फिजन में क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा? दो फिजन, अलग होंगे। हाँ टूटेंगे मैम। एक हैवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है ना।
मोस्टली तुम्हारे यहाँ पे हम यूरेनियम का डिस्कस करते हैं कि यूरेनियम का क्या होगा, तो यूरेनियम का सीख लो, क्या पता थ्योरी आ जाए यूरेनियम की। ठीक है, तो थ्योरी लिखवा देती हूँ। देखो मेरे पास जो, हमारे पास जो यूरेनियम होता है वो दो तरीके का होता है, एक 235 और एक 238। ठीक है, तो 238 वाला न्यूक्लियर फिजन शो नहीं करता जितना 235 करता है। ठीक है, तो 235 वाला क्या है, ज्यादा रेडियो एक्टिव है 235 वाला। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे सीखते हैं न्यूक्लियर फिजन। सिलेबस में मोस्टली यूरेनियम का ही है, तो उसी का ही देख लेते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट में करेंगे। यूरेनियम 235 क्या करते हैं, एक स्लो न्यूट्रॉन आता है, याद रखना ये न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। अगर ये हाई काइनेटिक एनर्जी का होगा तो यूरेनियम से क्रॉस करके चला जाएगा। बात समझ में आई? ये यूरेनियम है, एक बहुत हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन आ रहा है तो उसके न्यूक्लियस से पास करके चला जाएगा बाहर। तो ये अगर फिजन कराना है तो ये न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, स्लो। ठीक है, स्लो एनर्जी का या लो एनर्जी का, वेरी लो एनर्जी। ये अब किस में बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरेनियम 92 और ये क्या बन गया 236। अब ये एक ऐसा पार्टिकल बन गया जो कि हाईली अनस्टेबल है। और इसका लाइफ टाइम कितना है यूरेनियम 236 का, इसका लाइफ टाइम है कुल 10⁻⁻12 सेकेंड्स। ठीक है, ये इतनी देर तक जिंदा रहेगा 236 सेकेंड में, 236 तक। उसके बाद क्या होने लगता है, तुम्हारा जो ये न्यूट्रॉन है ये बेटा इस पार्टिकल को इतना हाईली अनस्टेबल कर देता है, बाद में जाके ये तुम्हारा यूरेनियम क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बहुत सारी रिएक्शंस बन सकती हैं। जैसे कि पहली बात करते हैं, एक तो किस में टूट जाएगा, बैरियम। ठीक है, 56 और 141। और किसमें, क्रिप्टॉन। शायद कल गौरव ने पूछा था कि मैम दो से क्या एक से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई भी बन सकती हैं, तो देखो यहां बन गई ना। तो वो जितना हैवी न्यूक्लियाई होगा वो उसी हिसाब से ब्रेक होगा। तो यहाँ क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो गया। क्या इक्वेशन बैलेंस है, जरा देखो, इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? नो मैम। हाँ, कितने का फर्क आ रहा है, 2 मास नंबर। 2 मास नंबर की 3? मैम 3। 3। तो इसका मतलब ये तुम्हारा यूरेनियम अभी 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस होती है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर हम यूरेनियम का कंपाउंड रखते हैं, यूरेनियम रखते हैं 1 किलो 2 किलो, और वहां से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जैसे ही एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा, ध्यान से सुनो, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराने के बाद कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन। और वहां पर तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियस होंगे, बहुत ज्यादा। अब ये समझो, अगर ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए तो ये कितने न्यूक्लियस से टकराएंगे, 3 न्यूक्लियस से। तो बेटा 3 यहां से निकले, 3 यहां से निकले, 3 यहां से निकले, कितने पैदा हो गए, 9। फिर ये निकालेगा, तो ये ऐसे चेन रिएक्शंस बनती चली जाती हैं। तो ये रिएक्शंस कंट्रोल करनी पड़ती है ना। तो जो न्यूट्रॉन जो निकलेंगे, अगर ये अनकंट्रोल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर अगर अनकंट्रोल हो जाएंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो जो यूरेनियम की एनर्जी हम लॉन्ग टर्म तक चाह रहे थे वो हमें बहुत ही कम समय में मिल जाएगी। तो उसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जो कि किसमें बनती है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं हम, कैडमियम की रोड्स लगाते हैं। वो क्या करता है, जो ये हाई एनर्जी वाले, देखो अब इसमें से कुछ न्यूट्रॉन जो निकलेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स ऐसे होंगे जो हाईली एनर्जेटिक होंगे, है ना, हाईली एनर्जेटिक होंगे। उन हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ोगे ना,
वैसे सिलेबस में न्यूक्लियर रिएक्टर इतना आता नहीं है, बट इसी से ही थ्योरी रिलेट है। क्या करोगे कि क्या होगा, यूरेनियम रखा है, एक स्लो न्यूट्रॉन आएगा, वो एक न्यूक्लियस से टकराएगा, ऐसे कर करके एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ये चेन रिएक्शन बनती चली जाएगी। तो हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो अनकंट्रोल हो जाएगी रिएक्शन। उन्हें कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की रॉड्स लगाई जाती हैं, जिससे कि हाई एनर्जी वाले जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनको क्या कर लिया जाएगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। या फिर कोलिजन भी कराते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ। जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रॉन ऐसे आ गए जो हाईली एनर्जेटिक हैं। अब ये हाईली एनर्जेटिक वाले होंगे तो क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगी? अगर मान लो ये जो न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं, अगर ये न्यूट्रॉन हाईली एनर्जी के हो रहे हैं, तो क्या हमारी ये रिएक्शन जो फिजन रिएक्शन है ये हो पाएगी? ये रिएक्शन ही नहीं होगी रिएक्टर के अंदर, है ना, क्योंकि हमें तो ये रिएक्शन कराने के लिए न्यूट्रॉन की कैसी एनर्जी चाहिए, बहुत लो एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, इस न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, बार बार कोलिजन कराते हैं एक हैवी पार्टिकल के साथ। हैवी पार्टिकल यानी कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, तो कार्बन के साथ बार बार इसका कोलिजन होगा, तो ये अपनी एनर्जी क्या करता चला जाएगा, न्यूट्रॉन लूज करता चला जाएगा, और बाद में इसकी एनर्जी जब जितनी हमें चाहिए लो अमाउंट की हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ना ज्यादा स्लो होनी चाहिए, ना अनकंट्रोल रिएक्शन होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, जरूरी नहीं है कि यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होगा तो सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन में हो, ये जरूरी नहीं है। देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ रिएक्शन जो हो सकती हैं, ठीक है। 90 डॉटर न्यूक्लियाई के चांसेस हैं बनने के। जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होगा, देयर आर चांसेस ऑफ कि 90 डॉटर न्यूक्लियाई बन सकती हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली है, जिसके जो बहुत ज्यादा बनती है, वो ये बनती है बेरियम और क्रिप्टॉन वाली। क्लियर? तो ये क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि ये स्लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर हुआ? ओके, अब देखो एक मेरी बात सुनो, यूरेनियम के आसपास की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो कितनी हो जाती है बेटा? वो हो जाती है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हैवी न्यूक्लियाई के लिए इतनी हो जाती है ना, हैवी न्यूक्लियाई के लिए। और जो हाईली स्टेबल है, जैसे कि हाईली स्टेबल कौन है, आयरन, है ना। हाईली स्टेबल जो हमारे मेटल्स होते हैं वो तो 8.8 हो गए। मैं एवरेज ले लेती हूँ कि मेरे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई है, स्टेबल न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं तो वो बेटा एवरेज अगर ले लेते तो 8.2 बनती है समथिंग, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो हैवी न्यूक्लियाई होगा वो अपनी 7.2 को कहां लेके आएगा अगर फिजन होगी तो? 8.2 पे। तभी तो फायदा है फिजन का, अदरवाइज तो फायदा भी नहीं है। बोलो, इतना समझ रहे हो भाई? ये फिजन क्यों हो रहे हैं, ये फिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरेनियम अपने आप को क्या करना चाह रहा है, स्टेबल। अगर यूरेनियम अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो हैवी न्यूक्लियाई से किसकी तरफ जाएगा, स्टेबल की तरफ। तो स्टेबल की तरफ जाएगा तो इसका मतलब उसके पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। और जब ये एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब इस प्रोसेस में हाई अमाउंट की एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज। यस और नो? ये एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। मैंने क्या बताया था कि अगर न्यूक्लियर स्टेबल होगा तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस उतनी एनर्जी रिलीज। तो यूरेनियम अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, बताओ। इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कंडीशन है एनर्जी का रिलीज होना। तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होगी ना। तो अब मान लो कि मेरे पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो कोई एक ऐसा मैं न्यूक्लियस ले रही हूं जिसके पास एवरेज न्यूक्लियंस का जो नंबर लिया है, देखो एवरेज न्यूक्लियंस का जो नंबर लिया है, सपोज करो 240 न्यूक्लियंस ले लिए, ठीक है। दो 240 न्यूक्लियंस ले लिए। अब एवरेज एनर्जी में बताऊं कि देखो, ये बताना चाहती हूँ कि मैं एनर्जी कितनी रिलीज हो सकती है। एनर्जी रिलीज कितनी होगी, 8.2 में से क्या माइनस करूं, 7.2।
तो ये कितना आया, 240 में से कितना मल्टीप्लाई करोगे, 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई यहां से, 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यानी अगर एक न्यूक्लियन, अगर मैं एक न्यूक्लियस लेती हूँ तो एक ही न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 1 किलो 2 किलो यूरेनियम लेते हैं तो सोचो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मैंने जस्ट समझाया है, ठीक है। तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तभी बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ही आगे जमाना है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इतनी एनर्जी हम सोच भी नहीं सकते, इतनी हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, फिजन फ्यूजन सब पढ़ लिया हमने। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोलो बोलो, डाउट है, नहीं है ना डाउट किसी को? ऐसा कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं, कल कल वाला ही रिवाइज किया है, राइट? हेलो, कहाँ सो गए सारे जने? यस। हाँ, तो एक काम करो, एक सवाल करेंगे सब जगह, बाकी अब तुम्हारे पास जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम सारे अटेम्प्ट करने शुरू कर दो 2024 के। सेमीकंडक्टर रह गया है, सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल टॉपिक है सारा, कोई उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, कुछ आएंगे जीना डायोड के, वो तो तुम आराम से कर लोगे। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यू वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, फॉर अप्रोक्सीमेशन। फाइंड एक्स, बेटा जी एक्स बताओ। सवाल समझ में आया क्या है, कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसको ग्लो करने के लिए 100 वॉट की एनर्जी चाहिए। 100 वॉट का मतलब क्या है, व्हाट इज 100 वॉट, पावर, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। टाइम। तो यानी कितने जूल की एनर्जी चाहिए होगी, 100 जूल की एनर्जी चाहिए होगी पर सेकंड में। यानी इस बल्ब को ग्लो करने के लिए हर 1 सेकंड में 100 जूल की रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे पास 2 kg ड्यूटेरियम है, तो बताओ ये बल्ब कितनी देर तक ग्लो करेगा? समझ गए सवाल? तो तुम्हें क्या निकालना है, 2 kg का ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ या ना, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, बस वो निकालने हम। तो ये निकालो चलो, बस यही है तुम्हारा सवाल। तो 2 kg ड्यूटेरियम कैसे निकाला जाए, 2 किलो की एनर्जी बेटा? हम्म, तो तुम्हारे पास ये कितने एटम है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी सॉरी ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम से कितनी एनर्जी निकल रही है, 2 एटम्स ऑफ ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं बेटा जी, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम क्या निकालो, तुम निकालो कि 2 kg ड्यूटेरियम में कितने एटम है, बात समझ रहे हो? 2 kg में कितने एटम है, कैसे निकालोगे बताओ?
तो 2 एटम यानी ये 2 ग्राम होगा, ये 2। 2 ग्राम में कितने एटम्स हैं? 2 ग्राम में कितने होंगे बेटा? 2 ग्राम मतलब 1 मोल हुआ ना ये, 2 ग्राम यस मैम। 1 मोल। हम्म। इसमें कितने एवोगैड्रो, इसमें कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर Na, करेक्ट। 2 ग्राम 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स Na। अब बताओ आगे क्या करूं? मुझे कितने का चाहिए? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम कितने मोल? 2000 मोल कितने डिग्री, कितने सॉरी कितने डिग्री कह रही हूँ, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? थाउजेंड इंटू है ना। हाँ वेरी गुड, 1000 इंटू Na, इतने ही होंगे कि नहीं होंगे? Yes. भाई 2 ग्राम में Na है। तो 1 ग्राम में 1/2, भाई देखो नहीं समझ में आ रहा तो जिसको, 1 ग्राम में कितने हुए? Na/2 एटम्स। जितने का चाहिए उतने से मल्टीप्लाई। मुझे कितने में चाहिए? 2000 ग्राम। कितना करेंगे? Na/2 मल्टीप्लाई बाय 2000, आ गया। कितने एटम आ गए मेरे पास? ये 1000 इंटू Na एटम्स आ गया। कि मतलब मेरे पास 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स है। अब बताओ, अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब हुआ आसान कि नहीं हुआ? अब 2 एटम मिलके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 एटम मिलके 3.27 की एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ये 1000 एटम कितने करेंगे? 1000 Na, 1000 Na सॉरी 1000 Na कितने करेंगे? तो Na का नंबर बताओ पहले तो। Na किसके बराबर होता है? 500 6। मैम। एन का नंबर 6.022 10 अब 23। देखो 6.0 तो ये अप्रोक्सीमेशन है। 6.0 को हटा दो, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होता है? 23। 23। Yes. 23 तो ये कितना हुआ? 6 इंटू 10 की पावर 23, 24, 25, 26 है ना। तो मेरे पास ये इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो बेटा इन नंबर ऑफ एटम में कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है? तो तुम लिखोगे, देखो ध्यान से, 2 एटम इक्वल्स टू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एटम 3.27/2। जितने एटम का चाहिए उतने से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड तो फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ये लो, तो क्या इतने ही निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम से एनर्जी इतनी रिलीज होगी। तो टोटल एनर्जी रिलीज ऐसी लिखोगे, सो जाओ क्लास में, ठीक है। 2 से 3 पे कट गया वो। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 मल्टीप्लाई 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरा काम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल जाएगा? क्योंकि जो एनर्जी है रिक्वायर्ड वो तो जूल्स में है, जो मुझे चेक करना है वो तो जूल्स में है, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो दैट मीन्स मुझे ये किस में कन्वर्ट करनी होगी? इन जूल्स। तो जूल्स में करना तो आसान है, उसमें तो मल्टीप्लाई करना होता है। मेगा के लिए क्या लगाऊं? 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 10 की पावर -19 आ गया जूल्स में। इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना, टोटल एनर्जी इतनी रिलीज होगी। बस अब क्या करने का, अब तो तुम कर लोगे आराम से। 10 की पावर देखो कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेट, 26 और 6 32। 32 माइनस 9 कितना आया बेटा जी? हम्म, चलो पूरा लिखो। 32 में से 9 19 घटाओ ना, 9 थोड़ी घटेंगे। कितना आया? 20 19 20 13 13 बचेगा ना Yes. 10 की पावर। तो ये लो, क्या करेंगे? 10 की पावर कर देंगे
अरे यार इसमें क्या हो गया, मौत आ जाती है इसको ही। हमने लिख दिया 10⁻13। तो बेटा ये तो टोटल एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी कितनी देर चलेगी कैसे बताओगे? ये एनर्जी कितनी देर चलेगी बताओ। हाँ, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? 100 जूल। मुझे एक सेकंड में 100 जूल चाहिए, तो ये एनर्जी कितनी देर काम करेगी, किससे डिवाइड कर दूं? 100 जूल्स। है ना, वेरी गुड। सो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, इसको किससे डिवाइड कर दो? अपॉन 100 जूल्स। तो कितना आया 10⁻? बेटा ये 12 आ रहा है, हमने कहीं पावर में गड़बड़ करी है क्या? ये 13 बनना चाहिए, 13 बन रहा है। और ये 13 बनना चाहिए, बन रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करना एक बार। ये 3.32 ये भी करना पड़ेगा क्या कैलकुलेटर? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 1.6, 15.56 आ रहा है ये तो। 15.36 मल्टीप्लाई 10⁻13, ये ऊपर 2 माइनस में जाएंगे, है ना, माइनस के 2, तो ये तो 11 बन गया। एक बार चेक करना कैलकुलेशन, तो मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, सही तो लग रहा है। 10⁻, आंसर तो 12 दे रखा है। 10⁻13 ठीक है। 26 6 13 ठीक आया है। 10 किससे काट दिया इसने? 10 12 से काट दिया। कितना आ रहा है? 10⁻13 बन रहा है क्या गौरव? मैम माइनस करने पर तो 13 ही आएगा। 0। माइनस करने पर मतलब 32 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा। 13 आ गया। आगे 100 से डिवाइड करो। अप्रोक्सीमेशन में आंसर पूछा है उसने। 100 से मैम डिवाइड, पावर क्या है 10 की? 100 से भी तो डिवाइड करोगे। मैम आंसर में पावर क्या है 10 की? रुको, अब ये हमारा बन रहा है पावर में 3, 3 में से 2 गए तो 11। आंसर दे रखा है बेटा 10⁻12 में। हम्म, तो मैम फिर 156 के आसपास आ रहा होगा। इसने यहाँ पे वो तो कुछ दिया ही नहीं, फाइंड एक्स बोल दिया, आगे कुछ लगाया नहीं। वैल्यू चेक करने दो। 4x अप्रोक्सीमेटली, हाँ हो सकता है उन्होंने आगे का दिया होगा, इसमें मिस होगा। ठीक है, बाकी सही है। 10 की पावर में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये अपना इतना आ रहा है, बाकी उन्होंने कुछ सही करके 12 बना दिया होगा। ठीक है, आगे भी कुछ वैल्यू होगी तभी बता सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है। 2 kg और 5 kg आ जाता है तो केमिस्ट्री पढ़ी है, बस केमिस्ट्री में थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का योगदान है। केमिस्ट्री में भी करे होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस तो? हाँ, केमिस्ट्री में करें ऐसे क्वेश्चंस? क्या हुआ? मैम 1.536 इंटू में 10⁻12 हो जाएगा ना? हाँ, तो ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर था न्यूक्लियर का। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में 2024 का PYQ सॉल्व करेंगे न्यूक्लियर के, और मैं सेमीकंडक्टर भी शुरू कर दूंगी। ठीक है, देखो सिलेबस कितनी जल्दी हो गया तुम्हारा। सेमीकंडक्टर में भी 2 से 3 दिन लगेंगे कवर करने में। ठीक है बेटा, फिर जाके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलो, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो करे थे तुमने? ट्राई नहीं करे होंगे।